गांव में रह रहे हैं, जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। तो कोई भी गवर्नमेंट होती है, वेलफेयर गवर्नमेंट उसका नाम होता है। वेलफेयर, वेलफेयर किसका करे? वेलफेयर जनता का, पॉपुलेशन का करे। तो उसका काम था। उस समय दो अर्थव्यवस्थाएं चलती थी, समाजवादी और एक पूंजीवादी। या तो जो भी आर्थिक तंत्र है वो कुछ लोगों के हाथों में दे दिए जाए और देश को चलाया जाए, या समाज के हाथ में दे दिए जाए, लेकिन दोनों के प्लस और माइनस। 3-4 बच्चों को लगा रखा है। तो इन दोनों के बीच में एक सहकारी अर्थव्यवस्था भी, नहीं ऐसी सहकारी संस्थाएं बनाई जाए जो गांव में हो, जो लोगों के द्वारा, ये पब्लिक ड्रिवन मूवमेंट है, ये सामाजिक आंदोलन है, ये सरकारी नहीं सहकारी आंदोलन, जनता का आंदोलन। सिर्फ सरकार तो इसमें रजिस्ट्रेशन करती है और अच्छी सहकारी संस्थाएं जो होती है उसमें वो अपने जन से कॉन्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन पूरा फ्रीडम जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा निर्णय भी लिया जाता है और चलाया भी जाता है। और आज पॉपुलेशन जो आंकड़े हैं मेरे पास वो ये बतलाते हैं कि 29 अराउंड 30 करोड़ जो पॉपुलेशन है अंडर द अम्ब्रेला पॉपुलेशन हमारी आबादी। और ये ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े लोग नहीं, छोटे छोटे लोग गाँव में रहते, वंचित है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, कलाकार लोग हैं, आर्टिजन्स हैं, गांव के लोग हैं, फार्मर्स हैं, इलिटरेट है, लेकिन उनमें आर्ट है, चुलाए हैं, महिलाएं हैं, लेकिन आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है। कुछ करना भी ये चाहते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं है। तो एक संगठन में ताकत होती है, ये भावना है हमारी, हमारी संस्कृति है मिलजुल के रहने की, है ना। अब ये बात अलग है कि आजकल की युवा पीढ़ी, लड़के लड़कियां जो है अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहते हैं या अपने परिवार है, क्योंकि फ्रीडम चाहिए, ठीक है। तो वो भी देखा फ्रीडम के मायने क्या। तो हमारी कोऑपरेटिव बताती है कि ऐसे लोग यूनाइट होकर एक क्या है ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करते हैं जिसको सहकारी संस्थाएं कहते हैं। तो जब देश आजाद हुआ था लाल गेहूं खाया जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ गेहूं पैदा ही नहीं होता, या जो भी होता था हमारी आबादी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी कि उनको कहां से खरीदती। तो एक हरित क्रांति आई। हरित क्रांति आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करके, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हो रही है। तो ये सब हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट की है। उसका परिणाम क्या हुआ कि आज हिंदुस्तान का अधिकांश किसान 3-3 बार अपनी क्रॉप साल में लेता है। पहले तो एक बार लेते थे, आज भी कई जगह एक बार ही ली जाती है, लेकिन वो अब एनवायरमेंट चेंज हो गया। आज भारत दलहन तिलहन जो हमारे ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स है, उसमें आत्मनिर्भर हुआ हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट के कारण। अमूल दूध पीता है इंडिया। आज सबसे ज्यादा जो दूध का उत्पादन है हमारे देश में, और अमूल एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, देश में नहीं मल्टीनेशनल। और अमूल दूध से कई अपनी चीजें बनाता है, पिज्जा भी बनाने लगा है, हालांकि वो दूध से नहीं बनता है, लेकिन अब ब्रांड मार्केटिंग आपने पढ़ा होगा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, जो दिखता है वो बिकता, अमूल दिखता है इसलिए बिक रहा है। हो सकता है आप कपड़े भी आपके अमूल ब्रांड के आने लगे, हो सकता है आती भी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हमारे कोऑपरेटिव के बड़े बिग मॉडल है, सक्सेस मॉडल है, और ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी सहकारी संस्थाओं से ही स्टार्ट हुए। आज स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट है, स्टार्टअप हम सुनते हैं युवाओं में, स्टार्टअप क्या, कुछ नहीं करूंगा, नौकरी भी बात नहीं है, स्टार्टअप खोल लूंगा, पापा कह रहे थे। और टीवी में वो एक देखते हो ना, उसमें एक से एक आते एंजल इन्वेस्टर भी बैठा रहते हैं वहाँ में, हम ये करें तो ठीक है। हमारे यहाँ सरकारी संस्थाओं में जो मेंबर्स बनते हैं वही अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल है और बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए रहता है। पैसा कौन लाएगा? मालिक ही लाएगा। मालिक कौन है? एक नहीं है, जो भी शेयर होल्डर सब मालिक है। हमारे यहाँ सब मालिक है। आप लोग नौकरी करके नौकर बनते हो, मैं भी एक भारत सरकार का नौकर हूँ, गलत बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात नहीं करता। मेरी अपनी सीमा है, मुझे अपनी एक सीमित सैलरी मिलती है, मैं जितनी दिन रात मेहनत करूँ मुझे उतना ही मिलेगा, उतना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि मैं नौकरी छोड़ के अगर प्राइवेट में जाऊँ या कुछ अपना करूँ तो असीमित दायरा हो जाता मेहनत। तो कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट आपको उस दायरे से बाहर निकलने के लिए, आप नौकर तो बनिए, आप मालिक बनिए सरकारी संस्थाओं में।
आप डेमोक्रेटिक पैटर्न से मेंबर से आप वहाँ के चेयरमैन बने, आप आए और देश और समाज की जनता की सेवा करें जो आपके मेंबर्स हैं, उनके लिए काम करें और असीमित कमाएं, सीमित नहीं, असीमित, अनलिमिटेड आप किया। और यहाँ पर आपने देखा होगा कंपनी में भी या पार्टनरशिप में भी या प्रोप्राइटरशिप में जो भी प्रॉफिट होता है वो 1-2 लोग ले जाते मालिक लोग, ठीक है, बाकी नौकरों को तो उनको तनख्वाह मिलती है, ले जाने का तो सवाल ही नहीं, थोड़ा एक्सग्रेशिया कुछ दे दिया तो बात अलग। हमारे यहाँ जो भी प्रॉफिट होता है उसको डिविडेंड इक्वली बढ़ता है, इसलिए कहा जाता है ये सामाजिक आंदोलन है ऐसे लोगों का जो अपने आप में कुछ नहीं करते, समूह बना के संस्था बनाते हैं, वो देश की तरक्की में अपना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, उनकी तो आर्थिक और सामाजिक दोनों गति। और आज आप देखिए जो 3-4% देश की ताकत, देश की संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में थी, आज ये सिनारियो बदल गए। आज गांव की हालत चेंज हो गई। आज हमारा किसान जो है बहुत कुछ सोचता है कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर बने, क्यों नहीं बने। आप हमारे गुजरात और महाराष्ट्र जो मॉडल है कॉम्पिटिटिव, बड़े सक्सेस मॉडल है, सक्सेस स्टेट। आप जाते होंगे चाहे टूरिस्ट में, रिलेटिव के यहाँ शादियों में, आप वहाँ देखिए जगह जगह सरकारी संस्था निकलती है, क्योंकि वो आज से अगर 50-60 साल पुराने अगर उसमें आप चले जाएं तो वहाँ भी यही हाल है। लेकिन उन्होंने कॉपरेटिव मॉडल से अपने आप को उन्नति की, समाज को उन्नति की। वो जो अनपढ़ कह लीजिए या गरीब एक छोटा सा व्यक्ति अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का सिर्फ सपना पालता था, आज वो मिल के सहकारी संस्थाएं बना रहे हैं। उनके अपने इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनके अपने मेडिकल कॉलेज है, उनकी अपनी शुगर मिल है, उनकी अपनी ऑयल मिल है, पेट्रोल पंप है कॉपरेटिव। और उसमें एक्ट में उनने संशोधन कर दिया, क्योंकि ये हमारा है, सरकार का नहीं, हमारी कॉपरेटिव संस्था के, ये हमारे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें इतना % हमारे कोई भी मेंबर का बच्चा एडमिशन लेगा, कोई तो भी ले सकता है। तो देखिए कितना सक्सेस, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं। तो माननीय मोदी जी ने ये चीज को, महत्ता को देखते हुए नया सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। तो माननीय अमित भाई शाह जी इसके मंत्री बने और उन्होंने हमको टारगेट दिया। हमारे इंस्टीट्यूट 1950 का जिला कैंसर से ग्रस्त, वहाँ मैं चंडीगढ़ रहा हूँ 6 साल, मुझे मालूम है वहाँ पे मैं जाता, वहाँ आपस में शादी नहीं करते, क्यों? ये उनके ब्लड में आ गया कैंसर। ये सब हमारी उन्नति का परिणाम है, गलत उसका। तो ठीक है, तो भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय घोषित किया है कि अब जैविक खेती करने के लिए नई सहकारी समिति, और जो भी हम फार्मिंग करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। हो सकता है आप लोग यहाँ जो बैठे हैं, आपके कई घरों में ऑर्गेनिक फूड खाया जाता है कोई ऐसे बच्चे? ऑर्गेनिक फूड बड़ा रेयर मिलता होगा, रेट भी उसके ज्यादा होते होंगे, और हमारे यहाँ हम लोग अवेयरनेस आ गई, लेकिन विदेशों में तो है। और विदेशों में हमारी सहकारी समितियों के मार्फत से एक प्राइवेट वेंडर भी एक्सपोर्ट करने लगे और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो आने वाला समय ऑर्गेनिक फूड का है। अभी यूएनओए जो यूनाइटेड नेशंस है 2023 को कौन सा ईयर घोषित किया मालूम है? क्यों से बोलिए? हाँ, सिलेक्ट यानी श्री अन्न, जिसको कहते हैं हिंदी में मोटा अनाज। ठीक है, मोटा अनाज हम लोग खाते ही नहीं, हमें तो गेहूं की रोटी अच्छी लगती है, बाजरे की, अरे ये क्या गाँव वाले की, आदिवासियों की, जंगलों की रोटी आदि बाजरा, पक्का ज्वार, अरे ये कोई खाई जाती है? अब ये इसको श्री अन्न का नाम दिया। क्या श्री अन्न? जैसे श्रीफल होता है ना, श्रीफल हम किसको कहते हैं? नारियल, कोकोनट को। और श्रीफल इसलिए कहते हैं शुद्ध फल है और भगवान को अर्पित किया जाता है, हर पूजा में उसको रखा जाता है। तो श्री अन्न भी है। श्री अन्न में रागी, ज्वार, बाजरा, मोटा अनाज जो भी हो। तो अभी ये हम खाना शुरू करें, गेहूं खा के हमको शुगर वगैरह जो हो रही है उसका कारण, तो अवेयरनेस आ रही है। तो गवर्नमेंट ने भी कहा है कि ठीक है आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर कोई कर रहा है तो नई नई सहकारी समितियां बनाई, और उससे जो प्रोड्यूस होगा हमारे देश में तो खपत होगी, डिमांड तो है,
साथ में हम उनकी सोसाइटी बना के फेडरेशन हमारे बने हैं, वो एक्सपोर्ट करेंगे और उससे हम पैसा कमाएंगे और वास्तव में भारत को विश्व गुरु, तो उसमें भी आप अपना भविष्य अनलिमिटेड स्कोप है, आप अपना करिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। पड़ोसी राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है, गोबर को हटाने के लिए हम पैसा देते हैं, अरे गोबर बदबू वाली इसको हटाओ भाई, कौन हटाए, मैं हाथ नहीं लगाता हूँ, चलो हाँ हटा दो, 2 रुपये दे। गाँव में आप जाके देखो, आज गोबर सरकारें खरीद रही हैं कि 5 रुपए गोमूत्र का यूज किया जाए, वो खरीदा जा रहा क्यों है? क्योंकि जो सही चीजें हैं उसको तो अब हम समझ में आ रही है। तो आने वाले समय जो है जैविक खेती में इन चीजों का उपयोग है। फर्टिलाइजर एक प्रकार से अब खत्म जैसा हो, इसको बिल्कुल कम से कम करना है और ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हम अपना जो प्रोड्यूस है उसको थोड़ा वैल्यू एडिशन करके या स्टार्टअप के द्वारा उसकी छोटा छोटा मैन्युफैक्चरिंग करके हम कुछ भी बना सकते हैं। छोटी छोटी इंडस्ट्रियां बजाय शहरों के अब वहीं खेतों में, गाँव में आसपास खोल सकते। सरकारें उसके लिए दुनिया भर की कहना स्कीमें निकाल दी है। नाबार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, एग्रीकल्चर रूरल बेस्ड बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप उसमें अपना भविष्य निकाल सकते हैं, संवार सकते हैं। आपको स्टोरेज की जरूरत होगी, आपने देखा होगा कि आजकल खेतों के बीच में बड़े बड़े स्टोर सेंटर बन गए, स्टोरेज गोडाउन्स बन गए, ये प्राइवेट वेंडर बना रहे हैं, आपकी सरकारी समिति बना सकते, उसमें करोड़ रुपए लगता है और उसमें भी लगभग 20-25% सब्सिडी मिलती है। तो आने वाला समय आप लोगों के लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट तो हमेशा आपके साथ है, लेकिन आप नौकर बन बनिए, मेरा ये कहना है। आप क्या बनिए? मालिक। ठीक है, नंबर 1। अब एक किसान कहता है साहब मैं तो किसान हूँ, मेरा बेटा भी किसान ही रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि किसान का बच्चा किसान ही नहीं रहेगा, मालिक बनेगा। ठीक है, मालिक के साथ साथ क्या बनेगा? एंटरप्रेन्योर बनेगा। अगर आप जैसे इंजीनियरिंग वगैरह की डिग्री कर दी, छोटी सी आपने इंडस्ट्री खोल दी, टमाटर आपके गांव में यूं ही खुले मिलते हैं और सस्ते मिलते हैं, वहाँ से एक छोटा सा स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज आपने खोल दिया, गाँव से ही आपको रॉ मटेरियल मिल गया, उसका प्रोसेसिंग किया, सॉस वगैरह बनाया, जो भी अदरक की भी आजकल चटनी बनती है, टेस्ट बनता है, जो भी आप जिस जिले में जो प्रोड्यूस है उसका बनाइए। 15-20 लाख के स्टार्टअप या छोटे छोटे कुटीर उद्योग खोल लें, वहाँ से हमारा कोऑपरेटिव में 3 टियर स्ट्रक्चर, गाँव में प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोड्यूशन और अपेक्स लेवल पे हमें स्टेट लेवल पे 3 टियर स्ट्रक्चर, और गाँव की सोसाइटी वो 3 टियर स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है और अपेक्स जो नेशनल लेवल का स्ट्रक्चर है उससे भी वो जो राज्य की संस्थाएं जुड़ी है। और जो अपेक्स लेवल की संस्था है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है, इम्पोर्ट तो नहीं एक्सपोर्ट करेगा। तो यदि आपका कोई प्रोड्यूस है एक्सपोर्ट लायक है, ऑर्गेनिक है, तो आप उस फेडरेशन उस चैनल के माध्यम से एक्सपोर्ट तक कर सकते हैं। आजकल ई मंडियाँ हो गई हैं, मंडियाँ हम फिजिकल देखते हैं, आजकल कंप्यूटर में आप खोले तो ई मंडियाँ, आप यहीं से घर बैठे बैठे गांव में किसी भी कोने में हो, आप सामान को खरीद सकते, बेच सकते। तो ये सब चीजें हो गई हैं। और चूंकि आपके पिताजी या पूर्वज या भाई बहन कम पढ़े लिखे, उस समय क्या टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम लोगों को भी कई चीज मोबाइल तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन पूरे फंक्शन हम भी नहीं चला पाते, हमको बच्चों से पूछना पड़ता है। तो आप बच्चे, आपके पिता ने आप इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उनको गाँव में जाके ये सब चीजें आप करके दें, तो मैं समझता हूँ कि जो लिमिटेड की बजाय अनलिमिटेड ROI होगा, ROI है ना, हाँ, ये मिलेगा कोऑपरेटिव मूवमेंट के। और जो उससे जुड़े, लेबर भी बहुत सस्ता मिलेगा गाँव में, आप आराम से रख सकते, 2-4 को आप एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। तो आप बजाय जॉब प्रोवाइडर बने, बजाय की जॉब सीकर। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से आपसे कहने आया हूँ कि हमारे सहकारी आंदोलन में वो ताकत है विकास की, विनाश की नहीं। क्योंकि आंदोलन का नाम सुनते हैं तो सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि आंदोलन में विनाश ही होता, पत्थरबाजी होती, तोड़फोड़ होती। लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो विकास है, जनता का विकास है, आर्थिक विकास का, सामाजिक विकास का, देश के विकास का, सोसाइटी के विकास का। तो हम सब कहीं ना कहीं उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े। और
यहाँ व्यक्तिगत हित को महत्व नहीं दिया है, समूह को महत्व दिया। इंडियन कॉफी हाउस बहुत अच्छा उदाहरण है। इंडियन कॉफी हाउस क्या है? हम लोग डोसा खाने की एक अच्छी दुकान मान सकते हैं, लेकिन वो कोऑपरेटिव मॉडल पे चलता है, शायद ये आपको नहीं मालूम। वहाँ के जो वेटर हैं, जिसको आप वेटर कहते हैं, वो सोसाइटी के मालिक है, जो आपको डोसा या जो भी समोसा, सॉरी इडली सांभर वाला जो भी आइटम है वो सब, और जो भी प्रॉफिट होता है वो इक्वली उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप सोच सकते हैं, आप अभी मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनी में काम करेंगे, आपको तनख्वाह दी जाएगी, वो अपना प्रॉफिट टर्नओवर बताएंगे, वो जो प्रॉफिट है वो 1, 2, 4 या कुछ लोगों के हाथ में जाए, आप तो वहीं के वहीं रहे। तो कहने का मतलब ये, आपके सामने 2 रास्ते हैं, आप उस दुराहे पे, आप भविष्य देश में, आप सर्विस प्रोवाइडर बने, आप मालिक बने, तो बने नहीं, हमारा मॉडल है, कोऑपरेटिव बिजनेस मॉडल है, जो सक्सेस मॉडल है। यहाँ पे कुछ गर्ल्स भी बैठी है। अमूल का जो सक्सेस मॉडल है, ये महिलाओं के कारण है, आपको मालूम है। मंथन पिक्चर देखी आपने? मैं कॉलेज से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी मोटिवेशनल पिक्चर दिखाएं। मंथन जो पिक्चर है अमूल कोऑपरेटिव मॉडल पे बनी है, जिसमें गिरीश कर्नाड और किसका पार्ट है आप देखिए, इतनी गरीब परिस्थिति में थी और बाद में जाके डीलिंग सोसाइटी को कितना। तो आज महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो सशक्तिकरण का मतलब आर्थिक सशक्तिकरण। महिलाएं कमजोर नहीं है, महिलाएं मजबूत है, लेकिन आज अर्थ के रूप में, पैसों के रूप में वो कहीं ना कहीं अपने परिवार पे। तो ऐसे कोऑपरेटिव बिजनेस मॉडल से जुड़कर वो अपने आर्थिक सशक्तिकरण का भविष्य संवार सकते, वो हमारे। और अमूल इसका बेस्ट उदाहरण। लिज्जत पापड़ खाते हैं हम लोग, ये क्या महिलाओं के द्वारा है। आप साउथ में चले जाए, कर्नाटक या केरला में, वहाँ पे होममेड टॉफी होती है, महिलाएं बनाती है, वो बहुत होता है।